हेलो फ्रेंड्स, मेजरमेंट चैप्टर से नीट में पूछे गए सवालों को सॉल्व करना कंटिन्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका जिसको जी से डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशंस क्या होगा। तो ये इसके लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखते हैं, जहाँ पर ये आता है एक ही जगह तो आता है जी मास m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और जी का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, और जी का जो है सो डायमेंशन पूछा है तो सबका डायमेंशन लिख देंगे। एफ का डायमेंशन होता है mlt-2 मास टाइम एक्सप्रेशन R2, R तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L, 2 है तो यहाँ 2 हो गया, मास का M और M, एक M चला गया, M का डायमेंशन -1 हो गया, L का डायमेंशन 3 हो गया और T का डायमेंशन -2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, M-1 L3 T-2। तो डायमेंशन जो है G का M में -1, L में 3 और T में -2, -1 3 -2, -1 3 -2, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of oil is given by this expression, where V is the velocity of the oil and at distance x from the axis of the tube. The dimension of eta R. ये eta का जो है सो डायमेंशन बताना है, तो इस एक्सप्रेशन से बताना है, हम किसी और एक्सप्रेशन से बताएं, ईटा का डायमेंशन तो सेम आएगा, इसी एक्सप्रेशन से बताते हैं। ईटा का डायमेंशन क्या होगा, पी जो है, पी का डायमेंशन, सबका डायमेंशन लिखते जाते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, ये एक टर्म इसको लेंगे, ये आर स्क्वायर का भी डायमेंशन वही है जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है, या फिर टोटल का डायमेंशन वही है। 4 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है और ये एल लेंथ का डायमेंशन है, सबका डायमेंशन लिखते हैं। पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर भी जो है सो पी है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का हो गया mlt-2 मास टाइम एक्सेलरेशन और एरिया का L2, ये प्रेशर का हो गया। ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो उसका डायमेंशन L2, ये वेलोसिटी है तो lt-1, L लेंथ है तो इसका L हो गया, ये दोनों चला गया, एक तो ए भी चला गया, M L -1 और T यहाँ पर -2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर -1, M L -1 T -1, मास में इसका डायमेंशन 1, L में -1 और T में -1, 1 -1 -1, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर। इसको आप यदि स्टोक्स लॉ से भी बनाते तो भी सेम आता, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिया है वो अलग है। यदि हम ए एक्सप्रेशन लेते 6 पाई आर ईटा वी, ये स्टोक्स लॉ है, मतलब कि जो कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस आर है, वो फॉल कर रहा है किसी मीडियम से, तो उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो इतना होता है। अब यहाँ से ईटा जो है वही विस्कोसिटी है, उसका भी डायमेंशन निकालिए, एफ का डायमेंशन, और इधर क्या है 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, तो आर और भी का डायमेंशन, एफ का डायमेंशन हुआ है mlt-2, आर का डायमेंशन L और वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, एक L चला गया, m L-1 T-1, एक्जैक्टली सेम, चाहे ये एक्सप्रेशन यूज करें या ये एक्सप्रेशन ले, क्वेश्चन में दिया है ये एक्सप्रेशन, तो उसी से बना देंगे। यदि नहीं भी बोलता है कि ईटा क्या है, जैसे यहाँ पर बोल दिया ईटा विस्कोसिटी है, तब हम इस एक्सप्रेशन को लगा के दूसरे मेथड्स पे बना सकते हैं। नेक्स्ट, इन a particular system the unit of length, mass and time are chosen to be 10 cm, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be equivalent to how much, how many newtons। देखिए यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, एक यूनिट सिस्टम से
दूसरा यूनिट सिस्टम में हम जा रहे हैं। जो यूनिट सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसमें लेंथ देखिए क्या है 10 सेंटीमीटर एल, मास जो है सो 10 ग्राम है उसका यूनिट, और ये टाइम जो है सो 0.1 सेकेंड है। जो हम लोग एसआई सिस्टम यूज करते हैं उसमें मास कितना होता है 1 kg, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया है और मुझे बताना है कि ये जो इसका जो यूनिट है 1 यूनिट फोर्स का वो कितना न्यूटन के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो पहले फोर्स जो है उसका डायमेंशन लिखते हैं mlt-2, राइट। आप जो है यूनिट लिखते हैं, जो मुझे पता करना है उसको पहले लिखते हैं F अननोन बाय F नोन, मतलब कि हमारा SI वाला ले लेते हैं। SI में क्या है, ये किलोग्राम है, ये मीटर है पर सेकेंड। यहां से देख के यहां पर जो है इसका यूनिट वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, नहीं पहले मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम। ये कितना है L 10 सेंटीमीटर, ये कितना है T 0.1 सेकेंड। इसका यहां पर पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या तो किलो किस में कन्वर्ट कीजिए या ग्राम को किलो में कन्वर्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किलो की कर देते हैं। ऊपर में कितना हो गया, ये हुआ 100 ग्राम सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, ये नीचे आ जाएगा तो हो गया 0.1 टाइम्स 0.1 पर सेकेंड। और यहाँ पर जो है किलोग्राम हो गया 10⁻³ ग्राम, मीटर हो गया 10⁻² मीटर सेंटीमीटर, और सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर से आया था। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सभी तो खत्म हो गया, ये 100 भी खत्म हो गया, नीचे में है 10⁻³ और ये जो है सो ऊपर चला के जाके बन गया 100, तो आया 0.1। तो ये अननोन कितना है, अननोन जो यूनिट है दूसरा न्यू यूनिट है, अननोन यूनिट में FSI कितना होता है, SI सिस्टम में F का यूनिट क्या है न्यूटन है, तो 0.1 न्यूटन, ये आपके पास 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब कि हैज डायमेंशन, उसके पास डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि वो डायमेंशनलेस है। और दूसरा वो कांस्टेंट है, मतलब वेरी नहीं करेगा। जैसे c का वैल्यू, c में स्पीड ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट है और इसके पास डायमेंशन भी है c का। एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल हुआ, दूसरा हुआ μ0, इसके पास भी डायमेंशन है, परमिबिलिटी, और ये है परमिबिलिटी ऑफ स्पेस, ये वेरी नहीं करेगा। ε0 परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, हमें वो ऐसी तरीके से चूज करना है। पहले देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इसका डायमेंशन ही नहीं है, नो डायमेंशन। क्वासा रेशियो, ये क्या होता है, लेटरल, यहाँ पे लिखते हैं क्वासा रेशियो जो है सो ये होता है लेटरल स्ट्रेन और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये वायर ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस पर लोड दीजिए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया, इसका लेंथ L है, ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये लंबा हो गया, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रिंक होना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम को बचाए रखना है, तो थोड़ा सा इस साइड वाइज लेटरल जो है
इसको क्या बोले, आर बोलते हैं, डेल आर बाय आर नहीं, इसको रेक्टेंगुलर चलिए है तो हमें बी बोलना चाहिए, कुछ भी बोलो, बी तो बी है, डेल बी बाय बी, ये है लेटरल या ट्रांसफर्स, जो भी कहना हो आपको, ट्रांसफर्स स्ट्रेन, ये दोनों के रेशियो दिस टू दिस वही कहलाता है पॉइसन रेशियो। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, उसको भी डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रेन से, तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी डायमेंशन नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं किसी रेफरेंस डेंसिटी से, और रेफरेंस डेंसिटी क्या लेते हैं, यूजुअली रेफरेंस डेंसिटी लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर देखिए ये भी डेंसिटी है, इसका भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका तो डायमेंशन है, ये आता है यहाँ से F = G m1 m2 by r², देख लीजिए ये G का डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन यहाँ पर एक ही क्वांटिटी का है, तो आपका आंसर तो यही हो गया। दूसरी बात कांस्टेंट की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडिया टू मीडिया चेंज करता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, पानी का अलग है, वहाँ से रेशियो भी मटेरियल टू मटेरियल चेंज करता है, स्टील का अलग है, आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है। रिलेटिव डेंसिटी अब यहाँ पर तो पोस्ट ही चेंज करेगा, मरकरी का अलग है, आयरन का अलग है, सबका अलग अलग है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही चेंज नहीं करता, तो ये कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम, यहाँ पर आर एल एल सी इस तरह से दिखाया हुआ है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, एल क्या है, इंडक्टेंस, सी है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन टाइम का डायमेंशन है। तो यहाँ पर हम दो चीजें आपको बताते हैं। पहला, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप बाद में पढ़ेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऐसे चलता है, चार्ज जो है कोई पर्टिकुलर टाइम में वो जो फुल चार्ज हो जाएगा वो टाइम्स e⁻, ये तो डिस्चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग ऐसे हो जाएगा 1 - e⁻t/τ। तो t=0 पर चार्ज कितना हुआ, t=0 पर ये हो गया 1, तो चार्ज 0, ये चार्जिंग है, तो डिस्चार्जिंग है शुरू वाला, तो कोई भी नहीं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल जो है, किसका एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी का होता है, इसका मतलब t/τ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो टाउ जो है उसको टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये जो है टाइम का इसका डायमेंशन है। और टाउ होता कितना है, इस केस में टाउ होता है CR, याद रखिए CR जैकब, तो CR, यहाँ पर CR है क्या, नहीं। और दूसरा जो केस है वो है ग्रोथ, करंट ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। ये चार्जिंग था, अब यहाँ पर हम इंडक्टर ले लिए, ये चार्ज कैपेसिटर था, और यहाँ पर जो है सो हम एक इंडक्टर ले लिए, इसके साथ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर जो करंट ग्रो करता है वो है करंट का ग्रोथ, सेम, एग्जैक्टली सेम इस तरह से। और यहाँ पर टाउ जो है वो होता है L/R, और टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन भी टाइम का होगा L/R। आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए ग्रोथ है या डीके है करंट का, तो t=0 पर ये 1 1 0 हो गया, ग्रोथ है, ठीक है। आप चाहते तो, यदि आपको ये नहीं पता है ये चार्जिंग और ग्रोथ करंट का कैपेसिटर और इंडक्टर में, तो आप दूसरा मेथड से बना सकते हैं।
ये देखिए इंडक्टर है, राइट, और इसमें बैटरी लगा दिए और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। अब इसमें जो है शुरू में क्या होता है, शुरू में जो है सो करंट इसमें स्टेबलाइज नहीं करता, शुरू में करंट बहना शुरू करता है, जैसे स्विच ऑन किए बहना शुरू हुआ तो करंट चेंज कर रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो जब करंट बढ़ रहा है, करंट में वेरिएशन आ रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। करंट यदि वेरी कर रहा है तो फ्लक्स आ रहा है ना, करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स ds ये वेरी कर रहा है, जो इसके थ्रू से पास कर रहा है। और जैसा जब भी होता है तो नेचर का लॉ है जो फैराडे ने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ से इंड्यूस्ड होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस केस में यहीं से आता है। किसी भी इंडक्टर में जब करंट में वेरिएशन आता है तो उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और माइनस है लेंस लॉ, ये कहता है कि जिस वजह से करंट, जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये उसी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये करंट जो है सो यदि बढ़ रहा है तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा होगा कि करंट को घटाने की कोशिश करेगा, करंट घट रहा है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। एनीवे यहाँ पर जो है सो हमें क्या निकालना था, एल बाई आर। तो यहाँ पर जो है सो ये वोल्टेज है एक तरह से, इसका डायमेंशन जो है सो वोल्टेज का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज का डायमेंशन है। और दूसरा आर चाहिए मुझे, आर कहाँ से आया, आर जो है सो होता है वी बाई ई, वी भाई है यहाँ पर ई बाई आई करंट। अब ये दोनों से एल बाई आर को निकाल के देखिए, यहीं पर चल लिखते हैं, एल की जगह पर एल और डी आई, आई की जगह पर क्या लिख दें, ये मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं बाई टाइम, डायमेंशन है ना, तो डायमेंशन हम लिख रहे हैं। यदि डायमेंशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता डी आई है या डी टी, माइनस भी भूल जाते हैं। एल आई की जगह पर क्या लिख दें, आई की जगह पर ई, आई की जगह पर लिखते हैं एप्सिलॉन बाय आर, ये डायमेंशन। अब यहाँ से और यहाँ से देखिए सब तो इक्वल है, तो ये एप्सिलॉन चला गया और क्या बच गया, देखो टाइम तो बचा हुआ है ना, यहाँ पर आई की जगह लिखा, टाइम तो भूल गए लिखना, टाइम नीचे। तो एल बाय आर का डायमेंशन हुआ जो टाइम का डायमेंशन है, ये टी टाइम का डायमेंशन है। यहाँ से क्या बना सकते हो। नेक्स्ट, an equation is given as P plus A by V square is equal to B theta by V, where P is pressure, V is volume, theta is absolute temperature, A and B are constant. Then dimensions of A, ये केवल पूछा है, इसका डायमेंशन। अब देखिए ये प्रेशर है, प्रेशर को ऐड कर रहा है, तो जिस क्वांटिटी के साथ हम ऐड करेंगे प्रेशर को, उस क्वांटिटी को भी प्रेशर का डायमेंशन होना पड़ेगा। प्रेशर को प्रेशर के साथ ऐड कर सकते हैं, एप्पल को एप्पल के साथ हम ऐड कर सकते हैं, एप्पल के साथ बनाना ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये प्रेशर का जो डायमेंशन है वही ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन है, प्रेशर का जो डायमेंशन है वो ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन है। तो ए का डायमेंशन पर पूछ रहा है, ये होगा प्रेशर का डायमेंशन और वी स्क्वायर का डायमेंशन, ये भी वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। प्रेशर का डायमेंशन क्या है, प्रेशर है फोर्स बाय एरिया, एफ का डायमेंशन ml t माइनस 2, ए का डायमेंशन L2, ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन L3 होता है और इसका पावर यहाँ पर 2 है, mlt माइनस 2 बाय L2, यहाँ पे L6 होगा। m ये कितना हो गया, 7 में से 2 5 हुआ इसका L का डायमेंशन और ये माइनस 2, ये आपका आंसर। एम एल माइनस 5 टी माइनस 2, एम एल 5 एल माइनस 5 टी माइनस 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द फोर्स F ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस R, ये फोर्स है ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस R इज मूविंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी V
इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 6 बाय आर ईटा बी। यही स्टोक्स लॉ है। किसी भी यहाँ पर स्फेरिकल ले लिया तो उसका रेडियस लेना इजी है मेरे लिए। उसको यदि हम किसी भी मीडिया में मान लीजिए पानी में, ऑयल में या एटमॉस्फेयर में, जैसे कि जो पानी की बूंदें गिरती है आसमान से, वो जो है हवा में आ रही है नीचे, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स काम करता है और वो प्रोपोर्शनल होता है उसका साइज का, रेडियस का या डायमीटर का, और जो वेलोसिटी है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स होगा। जब एरोप्लेन हवा में उड़ती है तो वहाँ पर उस पर स्पीड जब बढ़ने लगता है तो ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ने लगता है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल खाने लगता है। और यदि इस भी को हम सुपरसोनिक बनाएं, 1200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा करने लगे, कि साउंड की स्पीड से भी बढ़ने लगे, तो ये ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और तब ये बहुत तेल खाता है। इसलिए जो भी कमर्शियल प्लेन्स हैं वो इस स्पीड से नहीं उड़ना चाहते, क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ईटा का हमें डायमेंशन बताना है। यहाँ से ये आती कुछ सवाल पहले पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। यहाँ से ईटा इज इक्वल टू एफ बाय 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, आर इसका डायमेंशन निकालना है तो इसका डायमेंशन निकालना है, और इसका डायमेंशन क्या है, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, आर का लेंथ है और इसका एल टी माइनस 1, एक एल चला गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। वैसे आप जब बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईटा विस्कोसिटी का डायमेंशन आपको याद रहेगा, एम में 1 और बाकी दोनों में एल टी में माइनस 1, तो उस केस में आपको इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। इसको देखिए कई तरीके से बना सकते हैं। पहले देखिए ये फ्लक्स आता कहाँ से है, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है। फ्लक्स का डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर, और उसको हम एडअप करते हैं ये पूरे क्लोज लूप पर, क्लोज्ड सरफेस पर। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ से जो है सो हम इसका डायमेंशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सभी तो भूल जाइए, ये सारे तो ऑपरेटर्स हैं, केवल बी और डी एस एरिया है, एरिया का डायमेंशन L2 होता है। बी का हमें ये निकालना पड़ेगा डायमेंशन, और बी का डायमेंशन कहाँ से निकालेंगे, बी का डायमेंशन हम निकालेंगे लॉरेंज फोर्स से, क्यू बी यहाँ से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ILB होता है। यदि किसी करंट कैरिंग वायर है, कोई करंट कैरिंग वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसका होता है IL क्रॉस बी। यहाँ जस्ट ILB लिखे, साइन थीटा, उसको कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से निकाल सकते हो या यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ से बी का डायमेंशन हम निकालते हैं, एफ का डायमेंशन बाय IL, आई स्मॉल आई था, एफ का हो गया ML T माइनस 2, आई का ए से डिनोट किया है, यूजुअली ए से डिनोट करते हैं, और एल का एल चला गया, तो यहाँ पर आ गया M T माइनस 1 A माइनस 1, ये बी का है। आप 1 से देखिए, अब वापस आते हैं यहाँ से 1 से, फाइव बी का डायमेंशन क्या होगा, जो बी का डायमेंशन है उसको हम DS में एरिया जो है, ये कितना आया था बी का यहाँ पर M T माइनस 2 A माइनस 1, और ये है L2, तो ML2 T माइनस 2, ML2 T माइनस 2 एरिया नहीं है, ये एम्पियर करंट, ऑप्शन नंबर 1। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, यदि आपको बीओ सेवर्ट लॉ नहीं याद है, बीओ सेवर्ट लॉ के आप उससे भी बना सकते थे, उससे बी का डायमेंशन निकालने में इजी होता। तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी बना सकते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कहता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है वो होता है माइनस डी फाई पी बाई टी टी। यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज से दोनों तरफ कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एनर्जी। वर्क डन जो होता है वो क्यू भी होता है। इसका डायमेंशन वही है, भी का डायमेंशन से। वोल्टेज का डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों सेम है। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, तो डायमेंशन वाइज दोनों सेम है। तो ये इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बन गया। और यहाँ पर Q बाई टी ये सभी भूल जाते हैं। डायमेंशन वाइज यदि हम देखते हैं तो ये ऑपरेटर भूल जाते हैं। ये फाई भी है, एक Q है, एक T है। Q बाई टी क्या हो गया? करंट। और करंट को हम ए से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी है यहाँ पर ml2 T-2। तो यहाँ से भी फाई भी निकल गया, ml2 T-2 A-1 एक्जेक्टली सेम। ml2 इधर गया, T-2 A-1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इज। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें देखना है कि किस पेयर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। फोर्स का कितना होता है और टॉर्क का कितना होता है, क्या दोनों सेम होता है? अब यहाँ पर हम एक एक करके सब डायमेंशन नहीं निकालने जा रहे हैं, हम जस्ट देखने जा रहे हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो टॉर्क का डायमेंशन में एक एक्स्ट्रा L है, ये तो हुआ नहीं। नेक्स्ट, वर्क एंड एनर्जी। हाँ, वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग सम वर्क। तो ये तो दोनों का सेम होती है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको देखना है, ये फोर्स है, इम्पल्स है। इम्पल्स को क्या लिखते हैं? फोर्स टाइम टाइम। इम्पल्स यही होता है, फोर्स टाइम टाइम। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आ गया फोर्स, इम्पल्स में फोर्स के साथ, तो ये भी नहीं हुआ। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। P है लीनियर मोमेंटम, एक्स्ट्रा R आ गया इसमें, तो ये भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Planck's constant has the dimension of linear momentum, angular momentum, energy, power। देखिए यहाँ पर जो प्लैंक कांस्टेंट है, कहाँ से आता है प्लैंक कांस्टेंट? E इज इक्वल टू एच, राइट। और इसका h जो है सो हो गया E बाय न्यू। E का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये फोर्स हुआ, टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया, ये न्यू है, ये भी नहीं है, न्यू है। इसका डायमेंशन होता है T-1। ये पर यूनिट पर सेकेंड है, न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट पर सेकेंड, तो जस्ट पर सेकेंड है T-1। ml2 T-1, ये इसका डायमेंशन है h का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक L को बाहर कर देते हैं और बाकी को लिख लें ml-T-1। ये क्या है? ये मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है। मास टाइम वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम P है, मास टाइम वेलोसिटी। और ये क्या है? लेंथ है। तो लीनियर मोमेंटम को L से मल्टीप्लाई किया गया है, जस्ट इसके पहले वाला सवाल में लीनियर मोमेंटम को L से मल्टीप्लाई किया गया, तो वो डायमेंशन हो गया R क्रॉस P वाला जो डायमेंशन है। मतलब ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम, राइट। ये एंगुलर मोमेंटम है, यही आपका आंसर। ऐसे नहीं बनाना है, तो ठीक है, सबका निकाल लीजिए एक एक करके और देखिए मेथड 2 किसका कितना आता है। इसका यहाँ पर देखिए ml-T-2, लीनियर मोमेंटम, मास टाइम वेलोसिटी, मास टाइम वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम उसको R से मल्टीप्लाई करना है ना, ml-T-1 है, ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है, उसको L से केवल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए लीनियर मोमेंटम जो है सो R क्रॉस P होता है, जस्ट लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, डायमेंशन जब निकालते हैं। एनर्जी, ये फोर्स हो गया, उसको L से मल्टीप्लाई कीजिए, ये एनर्जी है। पावर, पावर जो है सो वर्क डन पर यूनिट टाइम, ml-T-2, ये फोर्स, ये एनर्जी।
इसको टाइम से डिवाइड करना है, ml टू t माइनस 1, ये वो डायमेंशन पावर का। अब इसमें से चूज कीजिए कि किसका डायमेंशन जो है सो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है, और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ से देख रहे हैं ml टू t माइनस 1, ml टू t माइनस 1 एंगुलर मोमेंटम, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो of the dimensions of Planck constant and that of the moment of inertia is the dimension of किस क्वांटिटी, प्लैंक कांस्टेंट को जिसको S से डिनोट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको I से डिनोट करते हैं, इसका जो है सो डायमेंशन किसके बराबर होगा, किसके डायमेंशन के इक्वल है। तो H यहाँ पर अच्छे से निकाले हैं लास्ट क्वेश्चन में, या फिर यहाँ से सीधे कर सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H जो है सो E बाई न्यू, E बाई न्यू कहने का मतलब है ये न्यू जो है सो T 1 बाई न्यू क्या होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड T। तो यहाँ पर लिखते हैं एनर्जी ml t माइनस 2 एनर्जी, और इसको T से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, mr स्क्वायर, तो m l2, m चला गया l2 भी चला गया, बचा t माइनस 1। t माइनस 1 किसके लिए आता है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए आता है। यहाँ पर देखे थे कहीं पर फ्रीक्वेंसी है क्या, यही होगी, ये फ्रीक्वेंसी है t माइनस 1, ये वेलोसिटी है एल टी माइनस 1, ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल टाइम्स लीनियर मोमेंटम एल टी माइनस 1, और मास भी देना होगा ना, मतलब एम एल टू टी माइनस 1, टाइम का टी माइनस 1 फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t is given by v is equal to at plus b by t plus c, where a, b and c are constant. The dimension of a, b, c are respectively. a, b, c का डायमेंशन बताना है। अब यहाँ पर क्या है भाई, एप्पल के साथ ऐड कर सकते हैं, इसको डायमेंशनल होमोजेनिटी कहते हैं, कि किसी भी फिजिकल जो इक्वेशंस है उसमें सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी होगा, देखो टर्म यहाँ पर है जिसको हम डिनोट, ये एक टर्म, दो टर्म, ये तीन टर्म, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एटी का डायमेंशन क्या होगा, जो भी का है, एटी का डायमेंशन वही होगा जो भी का है, और भी मतलब एल टी माइनस 1 वेलोसिटी है, तो टी का टी नहीं, ए का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से हमें पता चल गया कि ए का डायमेंशन होगा, ये टी नीचे चला जाएगा एल टी माइनस 1, टी का डायमेंशन यहाँ पर टी एल टी माइनस 2, ये एक्सलेशन है। वैसे भी देखिए आप इसको नहीं, जस्ट एल टी माइनस 2 है, एल टी माइनस 2 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है, बस आप यही से आंसर कर सकते हैं, आपको बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा। तो ये था ए के लिए, लेकिन हम चूंकि आपको बना के दिखा रहे हैं तो हम सब बना के दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको सब बनाने की क्या जरूरत है, आपको तो मिल गए हैं फर्स्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पे ए के लिए, बाकी जगह तो एल टी माइनस 2 है नहीं जो कि होगा। ठीक है, इधर हम देखते हैं, ये था ए के लिए, अब बी के लिए देखते हैं। बी से पहले हम सी के लिए देखते हैं, टी प्लस सी का डायमेंशन क्या होगा। देखिए टी को सी के साथ ऐड किया गया, तो दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम है, तो सी का डायमेंशन जो है वो टी का डायमेंशन के बराबर होगा, और टी का डायमेंशन है टी, तो सी में टी आएगा, देखिए सी में टी और कहीं भी नहीं है, तो इसको भी यदि निकालते तो यहीं पर आ जाता। पहले तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, ये बी का निकालना है। अब देखिए ये जो टर्म है बी बाई टी प्लस सी, वो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा, बी बाई टी प्लस सी, इसका डायमेंशन जो है सो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, वेलोसिटी मीन्स एल टी माइनस 1। अब यहाँ पर इसका तो डायमेंशन पता है क्या है, ये टाइम है तो ये भी टाइम होना होगा, टाइम है, और यहाँ से बी का डायमेंशन जो है वो हमें पता चल गया एल टी माइनस जस्ट एल, और यहाँ पर सही तरीका लिखने का ये होता है यदि हम इसको बाहर लिखते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, चलेगा। हम जैसे आपको पहले वीडियो में बताया कि हम इंटरचेंजेबली टी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या बाहर लिखते हैं, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता,
तो यहाँ से डी जो है सो ये आ गया है, एक ही ऑप्शन है। तो इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, एक तो मिल गया और आपको वो ऑप्शन कहीं और नजर नहीं आ रहा है, जैसे LT-2 मिला का कहीं नहीं आ रहा, तो ये आंसर है। आप देखें, आगे बढ़िए, आगे का सवाल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।